बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अयोध्या में रामलला को अफगानिस्तान से लाया हुआ काबुल नदी का जल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से चढ़ाया। सीएम योगी काबुल नदी के जल को गंगा जल में मिलाकर रामलला का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। योगी रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान की एक लड़की ने ये जल भेजा था और उसने पीएम मोदी से रामलला पर जल को चढ़वाने का अनुरोध किया था। पिछले महीने ही रामलला के अभिषेक के लिए 7 महाद्वीप और 115 देशों से जल को लाया गया था। और ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब अफगानिस्तान के काबुल से लाया गया जल जो एक लड़की के जरिए भेजा गया उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों चढ़ाया गया। पाकिस्तान में किस प्रकार के हालात हैं और उन स्थितियों में भी स्वयं की परवाह किए बगैर अगर एक बालिका काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि के परिसर के लिए भेजती है तो अत्यंत अभिनंदनीय है। और उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आज मैं स्वयं इस जल को लेकर के वहां जा रहा हूं और उन भावनाओं को सम्मान करते हुए प्रभु से नाम से उन सबके कुशल और मंगल में जीवन की कामना भी करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं चुनाव नजदीक है और हर पार्टी रामलला के दरबार में माथा इस वक्त टेक रही है। सीएम योगी भी रामलला को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे हैं। उधर बीजेपी की रणनीति बनाने के लिए लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने भी मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। अक्टूबर 1990 को जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उनके आपराधिक कृत्य भी देश और दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। जो लोग 1990 में हमारी एक जायज मांग पर बर्बर गोली चला रहे थे ये वही लोग हैं जो आज भी चेहरे बदले होंगे लेकिन बाकी तो सब कुछ वही है। यही लोग फिर आएंगे ना। बैठे हैं, मुझे बताओ किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ऐसे लग रहा है कि प्रभु राम की शरण में हर कोई जाना चाहता है। शायद इस उम्मीद में कि आशीर्वाद मिल जाए तो सत्ता हासिल हो जाए। देखिए, राम का जब से चूंकि विपक्ष को भी मौका मिला था जब राम मंदिर का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच होती थी तो एक उनका टोंट होता था कि तिथि नहीं बताएंगे। तो लगातार जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए या कांग्रेस के लीडरशिप की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी, शीर्ष लीडरशिप को भी मौका मिल गया है उन विपक्षी पार्टियों पर हमला करने का जो लगातार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती रही है। लेकिन इधर रचना समझने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक दल लगातार अयोध्या में यात्रा कर रही है। हालांकि जब फैजाबाद का नाम अयोध्या बदला गया था लगातार विपक्षी पार्टियों का ट्वीट आया था नाम बदलने को लेकर कि सरकार केवल नाम बदल रही है, विकास कुछ कर नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं एक मौका मिला है, चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, अमित शाह की बात करें या जो टॉप 10 के बीजेपी के लीडरशिप है, वो लोग सारे लोग राम मंदिर को लेकर आजकल विपक्ष पे हमलावर है। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि जो हमेशा से केजरीवाल को विवादित माना जाता रहा है राम मंदिर के मुद्दे को लेके। हालांकि जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो उनकी अभी सियासी पारी चालू नहीं हुई थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से केजरीवाल हमेशा से बीजेपी को लगातार ट्विटर के माध्यम से चुनौती देते रहे, अरविंद केजरीवाल भी राम प्रभु राम के शरण में चले गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मौका था और भारतीय जनता पार्टी उस मौके का फायदा ले रही है।
रचना। बाकी पार्टियां जैसे राम का नाम ले रही हैं, मजबूरी है या जरूरी है? रजनीश, आपको क्या समझ में आता है? क्या बाकी पार्टियां समझ चुकी हैं कि राम का नाम लेंगे तो शायद उद्धार हो जाएगा? देखिए, राम के शरण में तो जब रामचरित्र मानस ही लिखा गया तो इसीलिए लिखा गया कि जो राम के शरण में जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। हालांकि ये पौराणिक और अध्यात्म की बातें हुई, लेकिन अगर सियासी सफर की बात करें तो बहुसंख्यक समाज जिसको माना जाता है कि जिसकी लोकतंत्र में 80% से लगभग भागीदारी है, लोकतंत्र में संख्या बल का खेल होता है। विपक्षी पार्टियां भी जान रहे कि अल्पसंख्यक वोट लेके हम लोकतंत्र में मिशन अपना सफल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं सारे पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की भी बात करें, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो भव्य मंदिर बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि एक दो बड़े नेताओं का जो बयान आया था वो था कि अगर हमारी सरकार मतलब पहले यही लोग जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते थे, आज खुद ही राम की शरण में जा रहे हैं आशीर्वाद पाने के लिए। शायद मौके की जरूरत भी है राजनीति के लिहाज से। बहुत शुक्रिया रजनीश पांडे इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी चेहरे के तय नहीं होने की बात कही है। तो क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फैसले से ऐतराज है? क्योंकि लखनऊ के दौरे पर अमित शाह ने साफ साफ कह दिया था कि यूपी में योगी ही सीएम फेस होंगे। सरकार ने जो एक तरह से मैं कहूँ या जो इस पुल के बारे में इसका डिटेल में विभाग के लोग कह दूंगा, ये आपको उपलब्ध करा देंगे। तो महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज गोरखपुर की जनता को संबोधित किया। यहां चंपा देवी पार्क में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने 8 प्रतिज्ञा घोषित की। इनमें महिलाओं को टिकट में 40% की हिस्सेदारी की बात थी, किसानों को धान गेहूं का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात थी, गन्ना मूल्य का दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल करने को लेकर, किसानों का कर्जा माफ, बिजली के दामों को लेकर बड़े ऐलान, ये सब कुछ और भी बाकी बहुत कुछ। प्रतिज्ञा रैली में इन सभी प्रतिज्ञाओं के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की और फोकस रहा महिलाओं पर, किसानों पर। रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश के प्रति आस्था थी। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। आरपीएन सिंह से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी खुर्रम निजामी ने, सुनिए। में 33% वोट है विधानसभा की, 33% वोट पूर्वांचल से आता है विधानसभा का। क्या करेंगे जो मोदी, योगी का गढ़ और पूर्वांचल के दिल जीत पाएंगे प्रियंका गांधी? मुद्दों को क्या कमी है? महंगाई, मुझे पूर्ण विश्वास है भैया आपके घर में भी होगी। महंगाई पे कोई बात करता नहीं है, सब जातियों पर बात कर रहे हैं। गरीब आदमी की कोई जात नहीं होती है, गरीबी होती है, भुखमरी होती है, बेरोजगारी होती है। छोटे किसानों को आप 2-2 हजार रुपए देके खरीदना का काम करते हैं। पोटैश का दाम, यूरिया का दाम, सल्फर सुपर सल्फेट का दाम, इन पे क्यों नहीं चर्चा होती है? इलेक्शन आते हैं तो सब जातियों की बात करने लगते हैं। हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े, वंचित, दलित, गरीब समाज की बात करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 32 सालों में जो कांग्रेस की हुकूमत बाहर रही, इन लोगों ने छलने का काम किया है। इलेक्शन आता है तो जातियों में बांटकर अपना उल्लू सही कर लेते हैं। आरपीएन सिंह को आपने सुना। हालांकि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बाकी सभी विपक्षी पार्टी जो हैं वो महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं
और हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। हालांकि कोशिश हर पार्टी की हर तरीके से है। इस वक्त हेडलाइंस का वक्त है, कुछ और खबरें आगे होंगी।